दिन देश में बैठे गद्दारों और नफरत के आकाओं के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने वाला था। गुरुवार को एनआईए ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर देश भर में छापामार कार्रवाई हुई। एनआईए का देश में अब तक का सबसे बड़ा छापा। 12 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापा। 106 की हुई गिरफ्तारी। एनआईए ने पीएफआई के कई कार्यालयों में मारे छापे। पीएफआई के दफ्तरों में ईडी ने भी मारा छापा। टेरर लिंक से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई। इंदौर और उज्जैन में हुई कार्रवाई। टेरर फंडिंग से जुड़े लेन देन और साहित्य बरामद। सबसे ज्यादा केरल से 22 गिरफ्तारी, मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तार। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम के साथ दिल्ली अध्यक्ष भी गिरफ्तार। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल लोगों पर की गई। पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने कार्रवाई की निंदा की। पीएफआई का कहना है कि एनआईए के निराधार दावे के पीछे आतंक का माहौल बनाना है। क्या है पीएफआई? 2006 में केरल में हुई थी पीएफआई की स्थापना। 1992 के बाद 3 मुस्लिम संगठनों के विलय के बाद हुआ जन्म। खुद को अल्पसंख्यकों, दलितों और समाज का हितैषी बताता है पीएफआई। वर्तमान में 22 राज्यों में पीएफआई की इकाइयां सक्रिय। पीएफआई को एशिया सहित मध्य पूर्वी देशों से भी मिलती है फंडिंग। वहीं मध्य प्रदेश में हुई कार्रवाई पर सरकार की ओर से भी बयान सामने आया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में पीएफआई के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने विषय को गंभीर बताया, साथ ही मामले की गोपनीयता रखने की भी बात कही। शिकंजा कसने की जरूरत है। इस तरह के संगठन जो शांति भंग करने की कोशिश करें या जिन पर शांति भंग करने का शक जाता हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के कई स्थानों पर इन पर दबिश दी है। काफी लोग गिरफ्तार भी हुए। मध्य प्रदेश के अंदर भी राज्य पुलिस के सहयोग से उन्होंने इंदौर के अंदर ये कार्रवाई की है। सब जानकारी राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है, पर बताने से ये सुरक्षा संबंधी विषय है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। शांति भंग मध्य प्रदेश की किसी को नहीं करने दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। इधर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार से सवाल किया। मसूद ने पूछा कि पीएफआई पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया। साथ ही कहा कि पीएफआई से अब नौजवान भी जुड़ रहे हैं और यही सरकार बाद में इन बेकसूरों को गिरफ्तार करेगी। जब केंद्र सरकार और एनआईए के पास सबूत हैं, तो पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर रहा है? आपने पीएफआई बैन नहीं करी, और जब बैन नहीं करी और पूरे प्रदेशों में उसके गठन हो रहा है, जिलों में गठन हो रहा है, और गठन होने के बाद एक बहुत बड़ा तबका नौजवानों का उनसे जुड़ता जा रहा है। और जब वो तबका जुड़ जाएगा तो आप 1 साल बाद उसको बैन करोगे और बैन करने के बाद उन तमाम मजलूमों को, बेचारों को बंद करोगे। तो मैं आपसे साफ कहता हूँ कि पीएफआई को अगर उसके खिलाफ सबूत है तो बैन करिए। ये पहला मौका नहीं है जब पीएफआई विवादों के घेरे में रहा हो। इससे पहले भी पीएफआई के कई विवाद सामने आए थे। अब जबकि मामला एनआईए और ईडी के पास है, जाहिर सी बात है आतंक के आकाओं को ये जरूर नागवार गुजर रहा होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि टेरर फंडिंग से जुड़े इन मामलों में पीएफआई पर क्या निर्णायक कार्रवाई होती है। साथ ही पीएफआई के कितने रहनुमा देश और विदेश में बैठे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सवाल ये भी कि क्या वाकई में पीएफआई के मंसूबे देश की आंतरिक सुरक्षा को तोड़ने वाले थे। इस पूरे मामले पर खुलासा आने वाले दिनों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो पीएफआई पर किस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, इसकी एक वानगी हमने सुबह, दोपहर और शाम होते होते देखी। एनआईए की जांच में क्या कुछ आएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ईडी इस पूरे मामले में क्या कुछ
दस्तावेज जब जनता के सामने प्रस्तुत करेगी उसमें क्या कुछ शामिल होगा, कहां से पीएफआई को कितनी फंडिंग की गई और इस फंडिंग का उपयोग आखिर कहां कहां पीएफआई ने किया है। पीएफआई का दावा है कि इस देश के 22 राज्यों में उसकी इकाइयां काम कर रही हैं। पीएफआई यानी कि इस संगठन की स्थापना वैसे तो केरल से हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पीएफआई को माना जाता है कि जब बाबरी मस्जिद मामला हुआ था उसके बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। 3 प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने एक साथ पीएफआई बनाया था। पीएफआई को फंडिंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी मिलती है, कई मुस्लिम कंट्रीज से भी पीएफआई को फंडिंग मिलती है, लेकिन वर्तमान में पीएफआई की चर्चा हो रही है टेरर फंडिंग को लेकर। इसके साथ ही साथ मैनिपुलेट करने को लेकर भी चर्चा हो रही है, यानी कि ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पीएफआई कुछ युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो संलिप्तताएं हैं, चाहे वो देश विरोधी तत्वों को लेकर हो, हालांकि ये सब जांच का विषय है। एनआईए अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ पेश करेगा यह आने वाले समय में क्लियर होगा। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। सबसे पहले, क्या है आतंक का पीएफआई कनेक्शन? क्या कोई बड़ी साजिश रच रहा था पीएफआई? देश और दुनिया में पीएफआई के आखिर कितने आका हैं? और अंत में, क्या पीएफआई पर लगेगा बैन? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है तिवारी जी का। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा साहब आपसे। पीएफआई को लेकर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इनका पूरा नाम है, 1992 के बाद अस्तित्व में आते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है सर, जो टेरर फंडिंग का आरोप लग रहा है, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा पीएफआई को आप किस तरह से देखते हैं सुरेश जी? देखिए, पीएफआई कोई देखने का विषय नहीं है जी, और बहुत ज्यादा विश्लेषण का, पत्रकारिता के क्षेत्र से भी उसका विश्लेषण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि वो ऐसे कुछ मामलों में सामने आए हैं उनके लोग, जिससे हम सब लोगों की नजर उनकी तरफ गई, क्योंकि हजारों संगठन काम करते हैं। जिस संगठन ने मर्यादा, कानून और व्यवस्थाओं को तोड़ा है वो ज्यादा चर्चा में आ गए हैं, इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और एनआईए ने जब इसमें जांच प्रारंभ की है तो इसका तात्पर्य ये मान लेना चाहिए कि बहुत कुछ गंभीरतापूर्ण बातें सामने आई। आपको इंदौर की घटना याद होगी कि बेचने वाला एक बालक जो है, उस समय उसके साथ मारपीट हुई थी और थाने में जब उसको बंद किया तो एक आधे घंटे में ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उससे ये हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने ये बात आई थी कि एक टेरर बनाने के लिए और इसी प्रकार के ऐसे तत्वों को संरक्षण देने के लिए पीएफआई काम कर रहा है। फिर केरल के मामले में हमें बार बार सुनने को आता है कि वहां जिस तरह की हमले हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनके अंदर पीएफआई कहां से सामने आया था। फिर आपने ये भी महसूस किया होगा कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल था दर्जी, उसकी हत्या के मामले में, ठीक है एक विषय विशेष को लेकर क्यों किया था, लेकिन इसमें सक्रियता और संलिप्तता जो है इसके सामने आएगी। अमरावती के अंदर जो मेडिकल वाला था उसकी हत्या के मामले में भी जो है एक बहाना दूसरा था, लेकिन अंततः जो है आतंक बनाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में जब वो दंगे हुए थे और राष्ट्रपति के समय में, तब भी इनका जो है नाम बीच में आया था। बिहार में, अन्य राज्यों में भी इस संस्था का नाम बहुत आ रहा था। इसलिए टारगेट पर था, और ये टारगेट था उसमें सबसे बड़ा कि आखिर इसको फंडिंग कौन देता है, इनको संचालित कौन कर रहा है, इनका प्रशिक्षण कौन दे रहा है, और समाज के लोगों को इस तरीके से ये कट्टरता की ओर धकेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो वातावरण बना था एक घटनाक्रम के बाद, उस घटनाक्रम के बाद से जो सक्रियता सामने आई थी, तो ये माना जा रहा था कि अब इसके ऊपर
कार्रवाई होगी और एक बड़ी कार्रवाई होगी। इतना बड़ा जो कार्रवाई का दायरा है, आज हमने देखा कि अनेकों राज्य हैं, 10-12 राज्य हैं, 100 से अधिक स्थानों पर 106 से अधिक स्थानों पर छापे गए हैं और मेरे ख्याल से 150 लोग है वो गिरफ्तार भी किए गए। तो ये एक बहुत बड़ा, इसके बाद जो संकेत मिले हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह सकता हूं मुझे लगी आज के घटनाक्रम में, कि जो आज संकेत मिले हैं, उस संकेत के बाद एक हाई लेवल मीटिंग जो है देश के गृह मंत्री ने और सुरक्षा सलाहकार के बीच में सहित अन्य अधिकारियों को मिलाकर के हुई है, जिससे आने वाले समय पर क्या एक्शन किया जाएगा इसकी रूपरेखा आज बन जाएगी। जी बिल्कुल, आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा। मैं सिद्धार्थ जी आपसे जरूर ये बात पूछना चाहूंगा, आरिफ मसूद साहब ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार को अभी कार्रवाई जो कर रहे हैं ये पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी ये सब कह रहे थे आरिफ मसूद। देखिए विवेक जी, एनआईए का गठन जो हुआ था वो आतंकवादी गतिविधियां जो चलती हैं या देश के अंदर जो भी आतंकवाद या उससे संबंधित जैसे सिमी था, आईएसआई थे, इन पे निगरानी के लिए की जाती है। आप देखिए विगत 8 वर्ष से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या कारण है, मध्य प्रदेश के अंदर भी 3 लेयर सिक्योरिटी एजेंसियां काम करती हैं, जो राज्य शासन और केंद्र अधीन भी कुछ एजेंसियां काम करती हैं जो निगरानी रखती हैं, दोनों का एक समान तालमेल रहता है। और इन सब चीजों पे वो बारीकी से कौन कौन से ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन सब पे एकदम पैनी निगाहें रखती हैं। तो क्या कारण था कि क्या इसको हम ये माने कि केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर को माने, या मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस फेल्यूर माने जो 3 लेयर में काम करती है। तो जो इंटेलिजेंस काम करती है, इससे पूर्व भी आपने देखा था दैनिक भास्कर ने 10 दिन पूर्व छाप दिया था कि खरगोन के अंदर कोई बड़ी घटना हो सकती है, वहां दंगे भड़क सकते हैं, और हमारे प्रदेश के संवेदनहीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वो अंतर्राष्ट्रीय विषय पे अपने बयान देने में लगे रहे, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी। अभी जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बोला, सुरेश शर्मा जी ने, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूं कि आज देश के अंदर जो हालात हैं इनको पनपने क्यों दिया गया, क्या कारण था। क्या भारतीय जनता पार्टी 8 साल से इसका इंतजार कर रही थी कि ये पनप के एक बड़ा पेड़ बन जाए जो कल को हमारे अखंड भारत के लिए एक मुसीबत बन जाए। उस मुसीबत का क्या इंतजार कर रही थी। आप देखिए, जब कई कहावतें हैं कि जैसी कोई नाक फन उठाता है तो उसका कुचल देना चाहिए कि कल को वो किसी को डसे ना। अगर देश के अंदर हमारी एकता और अखंडता को कोई भी अगर आंच आती है और इस प्रकार की गतिविधियां कोई भी करता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने इस पे तुरंत उस पे कार्रवाई करते हुए बैन क्यों मिला है। सर, आतंक की घाटी हुआ करती थी, अब लोग वहां पिक्चर देखने जा रहे हैं, लेकिन पीएफआई पर कार्रवाई क्या लेट हुई, जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के मित्रों को बहाना चाहिए, कुछ न कुछ बहाने से, चाहे वो राष्ट्रीय मामला हो, चाहे वो विदेशी तत्वों का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध ही हो रहा हो, चाइना से हो रहा हो, उनको तो बीजेपी और केंद्र की सरकार और शिवराज सिंह का फीबिया है। गली गली से निकलने वाला आया कि वो बैन लगना चाहिए। अरे भैया, कभी कांग्रेस ने मांग की है क्या बैन लगना चाहिए? कांग्रेस मांग करेगी तभी बैन लगाएंगे। नहीं बोला, प्रतिक्रिया रखिएगा। पहले शंकर लाल जी आप बोल लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपनी पूरी प्रतिक्रिया आप बात में बोलिएगा प्रेम से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो आप कह रहे हो, आज आरिफ मसूद जी का बयान आया, अभी एक चैनल में मेरी डिबेट थी, वहां भी मैंने कांग्रेस के मित्रों को सुना। कम से कम इतना तो करो आप लोग कि राष्ट्रीय मामले में अब आपके मुंह से अभी अखंडता शब्द तो मैंने सुना तो मैं तो बिल्कुल रोमांचित हो गया। देश की एकता, अखंडता, देश की आंतरिक सुरक्षा, इन सब मामलों में तो दूसरे देशों से सबक ले लो, दूसरे देश के विपक्ष से सबक ले लो, वो सब एक रहते हैं मेरे भैया। इस तरह के मामले में जिस ढंग की बात आई कि पहले क्यों नहीं प्रतिबंध लगा दिया। अगर प्रतिबंध लगाना है तो उसके लिए सारी जानकारी, सारे तथ्य और उन तमाम घटनाओं का विवरण, उनके सूत्र, उनके आकाओं का पता, उनके आकाओं का पता तो लग नहीं रहा। कांग्रेस के मित्र आकागिरी कर रहे दाएं बाएं से, ये बहुत शर्मनाक,
मैं आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक कह रहा हूँ, हम आप भाई भाई हैं, हम आप अलग नहीं है, राजनीतिक दल अलग चलते होंगे। और आज पीएफआई पे कार्रवाई हुई नहीं, वो पीएफआई पे अभी पूरी कार्रवाई नहीं हुई, अभी छापे पड़े हैं, 121 की गिरफ्तारी हुई है जी। और आप कहने लगे कि जानकारी नहीं मिल रही है कि कहाँ से टेरर फंडिंग हो रही है। अरे बंधु, ये अभी गृह मंत्री जी पर आप तरह तरह की बातें कर रहे थे, गृह मंत्री जी का बयान है कि भाई साहब गंभीर मामला है। क्या है? गंभीर मामला है राजावत जी, उन्होंने ये भी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनको याद आ रही है आपके विधायक जी ने जो मांग करी है कि प्रतिबंध लगाया जाए, एक बार कांग्रेस पार्टी का भी प्रस्ताव बनवाइए ना मेरे मित्र। हम सब एक दिखे इस तरह के अपराधी तत्वों के लिए, आतंकवादी तत्वों के लिए। केरल में संगठन बना, केरल राजावत जी लीगियों का और ईसाई मिशनरीज का अड्डा है। ये कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, उसको खत्म करिए ना। केंद्र में आपकी सरकार है, विगत 8 साल से आपने है ना। अरे खत्म करिए ना, तो 60 वर्ष तक अरे बैन लगाइए ना, गिरफ्तारी कीजिए ना। अरे कर रहे हैं ना, पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? बताया तो आपने 60 वर्ष। चलिए, मैं आपके तमाम सवालों पर तिवारी जी जवाब ले लेता हूं। देश का विभाजन आपने किया, सिद्धार्थ जी देश के अंदर तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाने का काम तिवारी साहब जिंदगी भर आपने किया। तीन मुस्लिम संगठन मिलकर बाबरी मस्जिद की घटना के बाद साजिश और षड्यंत्र पूर्वक एक हुए। तिवारी जी आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं के बाद, क्योंकि कई गंभीर प्रश्न आपने किए, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। नजर रखी और आज नतीजा है उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो रहे हैं। हाँ। उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई हो रही है। हाँ। और आपने मांग की है, आपके विधायक ने, यदि ये सही में कांग्रेस के विधायक है, हाँ। तो मैं विनती करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तथाकथित कार्यकारी डाउन भी अध्यक्ष हो आपके यहाँ, अभी तो नए चुनाव हो रहे हैं, एक बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव पास करिए ना कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है सिद्धार्थ जी। देखिए, वरिष्ठ हैं और बुजुर्ग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम है अजीत डोभाल जी, जिनको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे काफी जानकारी है और उन्होंने बड़े बड़े, वो भारतीय जनता पार्टी के जो दामाद थे अजहर मसूद, उनको भी छोड़ने वही गए थे कंधार, और ये जब विमान हाईजैक किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अजीत डोभाल जी किस कारण से आंतरिक फेल्यूर उनका सामने आ रहा है कि देश के अंदर 8 साल से ये संगठन पनपता चला जा रहा था। उस समय पे अजीत डोभाल जी, क्या उनके पास ये जानकारी नहीं थी? आज क्या कारण है कि आपको एकदम ये संगठन सामने आया और एकदम ताबड़तोड़ उस पर छापेमारी हुई? तो आप इसको इंटेलिजेंस फेल्यूर मानते हैं क्या? 100% इंटेलिजेंस फेल्यूर है। आप देखिए, रॉ एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है रॉ, जो कि नाकित्तू भारत में वो लगभग कई देशों में है ना उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये बात मान के चलें कि जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम ये पता लगा लेते हैं कि कहां पे आतंकवाद फैला है और कहां पे भारत के खिलाफ काम चल रहा है, तो जो भारत के अंदर जो काम चल रहा है वो आपको मालूम नहीं है। अगर ये नहीं मालूम है तो इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और प्रदेश के गृह मंत्री बिल्कुल उनको जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि ये उनकी नैतिकता से उनको जिम्मेदारी शंकर लाल जी से हम जवाब लेंगे, उससे पहले सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, आपको क्या ये इंटेलिजेंस फेल्यूर लगता है, या फिर जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि अजीत डोभाल जी को ध्यान देना चाहिए था, 8 साल से सरकार ध्यान नहीं दे रही इस विषय पर, इतने बड़े विषय पर? यदि ध्यान नहीं देते तो छापेमारी क्यों होती? 8 साल बाद ध्यान दिया है तभी तो छापेमारी हुई है ना। आदरणीय 8 साल और आप बोल लेने दीजिए उनको, बोल लेने दीजिए। नहीं, उनको पूछ लेने दीजिए ना, बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? 8 साल बाद उनको याद आ रही है? 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, अब पनपने क्यों दिया गया? तुरंत उस पे कार्रवाई करते हुए उस पे बैन क्यों नहीं लगाया गया? मुझसे आप नहीं सवाल छोटा करिए तो मेरा टाइम नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बैन तत्काल उसको बैन क्यों नहीं किया गया? आप जवाब दीजिए। मैं समझ गया, आप पानी पी लीजिए, मैं बताता हूँ जी। ये हम सब लोग जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि 2006 में केरल में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर के, ये हम अपना स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जी, और ये घटना हम केवल 8 साल में बांध करके नहीं रख सकते ना।
हाँ 2006 में, 1992 में किसकी सरकार थी? तब आपको ये पीएफआई क्यों याद नहीं आया? नहीं तो उस समय तो अटल जी की भी आज जब सरकार एक्शन थी, लिया जा रहा, अटल जी की भी आज थी, जब एक्शन लिया जा रहा, नहीं आपने मुझसे सवाल पूछा था, अब आप मुझसे जवाब भी नहीं, सुन बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल भाई, उसका पहली जवाब बात तो दूंगा जी, आपको उनको पहली बात जवाब तो ये कि प्लीज आपको शंकर लाल जी से सवाल पूछना था। हाँ हाँ अब बोलिए आप सर। गलत नंबर डायल कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं आपका भी जवाब तो दूंगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2006 में जिस संगठन की स्थापना हुई थी जी 10 साल तक मनमोहन जी की सरकार रही, आपने बेन क्यों नहीं लगाया? और 10 साल बाद, यदि 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्शन लिया है, तब आपको सवाल क्यों याद आ रहे हैं? हाँ। तब आपका विधायक क्यों खड़ा हो रहा है? हाँ। आप जो है, आप पॉलिटिक्स करके यदि इस प्रकार की संस्थाओं का बचाव करेंगे, यदि आप जेएनयू में जाकर के, मैं राजनीतिक उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जेएनयू में यदि नारेबाजी लगती है तो राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं, तो ऐसे संस्थाओं का बचाव करते हुए आप क्यों दिखते हैं? और आज आप मुझसे सवाल पूछ करके ऐसी संस्थाओं का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये संस्थाएं समाज के लिए, जी। देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है शंकर लाल जी, हम सब राजनेताओं से निवेदन जी, करते हैं कि ऐसा जी, कोई सवाल न पूछें जी, जिससे इस प्रकार की संस्थाओं को समर्थन मिलता हो। बिल्कुल आप बिल्कुल ये सवाल पूछ करके इनके समर्थन में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल शंकर लाल जी। मैं आधा सेकंड मांग रहा था, आपने दिया मेरे को, बड़ी कृपा। अभी मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अभी पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें कह दी, मैं तो संतुष्ट हूँ कि मुझे कुछ बोलने लायक है नहीं, पर दिल के फफोले जल उठे। कांग्रेस के हालत जो है ना, ये हमारे भाई हैं, पर दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस लाइन से सबक लो, इस लाइन से कुछ सोचो। आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 लेयर, मैं समझे ही नहीं ये 3 लेयर, पर आपने जो भी कहा उसका भाव ये था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह इतने साल से राज कर रहे हैं, कांग्रेस कटोरा लिए घूम रही है, उसके बाद भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अरे मेरे मित्र, सिमी को हम ही ने बर्बाद किया, मध्य प्रदेश के पुलिस ने, मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस ने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने सिमी के अड्डों को उजाड़ फेंका, सिमी के आतंकवादियों को एनकाउंटर किए, उन्हें जेलों में भेजा और मध्य प्रदेश को शांति का टापू बना के रखा। आपने नक्सलाइटों को पनपाया था, आपने क्रिश्चियन मिशनरियों को पनपाया था, आपने लीगियों को पनपाया था। 8 वर्ष के अंदर, याद करिए, मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर 14 के पहले देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं, मंदिर में, सब्जी मंडी में, बस स्टैंड में, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। अभी 14 से जब से मोदी जी बैठे हैं ना, हवा बंद है, ये विदेशी तत्वों के इशारे पर, और यहाँ के कुछ कट्टरपंथी और आप जैसे लोग जो नासमझी में उनकी दुकान के शटर में जाके बैठ जाते बिना मतलब में। जी यहाँ कोई बीजेपी जनसंघ का और कांग्रेस का मामला नहीं है जी, ये मामला भारत माता की एकता, अखंडता, अक्षुरता का है, देश की अस्मिता का है। ठीक, ये भाई ठीक है, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो पीएफआई पर जो छापामार कार्रवाई हुई है, ईडी और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि इस कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अब क्या कुछ दस्तावेजों में निकलेगा? और जब एनआईए और ईडी जनता के सामने पूरे दस्तावेजों को रखेगी तो उसी में खुलासा भी होगा इस बात का कि क्या वाकई में पीएफआई को टेरर फंडिंग मिल रही थी, और अगर मिल रही थी तो कहां से मिल रही थी। पॉलिटिकल चीजों को अगर हम दूर कर दें तो इस देश की सुरक्षा को लेकर क्या पीएफआई कोई खुफिया प्लान भी उसके दिमाग में था, और युवाओं को मैनिपुलेट करके वो कुछ करना चाह रहे थे? ये आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा, यानी जनता को साफ तौर पर पता चल सकेगा कि पीएफआई के आखिर मंसूबे क्या हैं, क्योंकि 22 राज्यों में होने का वो दावा करती है। ये पीएफआई का दावा है कि हम 22 राज्यों में मौजूद हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि थोड़ा बहुत भी कुछ दाल में काला अगर नजर आ रहा है, वैसा अगर हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि पीएफआई ने कितनी गहरी पैठ तमाम जगह बना रखी होगी। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।